नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं फैमेटिक्स पे। पिछले क्लास में जैसे हम लोग देख रहे थे कूलम्ब्स लॉ, आज की क्लास उसी के कंटिन्यूएशन में है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि कूलम्ब्स लॉ के थ्रू में हम लोग फाइंड आउट किए थे F इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये आर यूनिट वेक्टर। और ये फार्मूला तब हम लोग फाइंड आउट किए थे कि व्हेन ये पोजीशन ए पर अगर हमारे पास में Q1 चार्ज था और पोजीशन बी के पास में हमारे पास था Q2 चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस r था और यहाँ पर फोर्स F लग रही थी। इसके बाद में हम लोग फाइंड आउट किए थे कि डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। नाउ वी फाइंड एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग ये डायमेंशन तक हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से यहाँ पर दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का वैल्यू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। तो इसका एसआई यूनिट हम लोग फोर्स के कारण हम लोग यहाँ पर लिख रहे थे न्यूटन। लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट हमारे पास में क्या था, परम्यूटिविटी इन द एयर, जिसमें अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट फाइंड आउट करने के लिए बहुत आसान तरीका है। हम लोग फार्मूला पे फिर से जाते हैं। F इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। जिस तरह से हम लोग डायमेंशन निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लाए थे, फिर से हम लोग लाएंगे एप्सिलॉन नॉट को इधर 1/4 पाई F Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग ये देखे थे कि 1/4 पाई क्या था हमारे पास, दिस इज कांस्टेंट। और हम लोग 11th में पढ़े थे कि कांस्टेंट टर्म का कोई भी यूनिट नहीं होता है और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी होती है। तो अब देखिए, अब हमारे पास में फाइनली अब मेरे पास में क्या बचता है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू में Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर F। तो बताइए, ये Q1 क्या था हमारे पास, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब, दूसरा चार्ज कूलम्ब, नीचे में आर स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर न्यूटन। तो अब हमारे पास में क्या होगा, C स्क्वायर एम स्क्वायर इन, फाइनली हमारे पास में क्या आया, C स्क्वायर। ये हमारा हुआ एसआई यूनिट ऑफ द एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। बच्चों, हम लोग अब क्यों पढ़ रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ने का मेन कारण क्या है कि हम लोग कल कूलम्ब्स लॉ के थ्रू में हम लोग फाइंड आउट किए थे, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ वी फाइंड the force between two charges। तो ये देखिए, यहां पर ये जो फोर्स हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, फोर्स क्या है हमारे पास में, वेक्टर क्वांटिटी। इसी कारण हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्योंकि चार्ज जो होता है, कल हम लोग जब पढ़े थे तो चार्ज को हम लोग क्या किए थे कि ये हमारा Q1 चार्ज था पोजीशन ए पर, और ये हमारे पास में Q2 चार्ज था पोजीशन बी पर। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो था ये r था। और ये अब सोचिए, ये एक केवल यूनिडायरेक्शनल में है। यूनिडायरेक्शनल कहने का सेंस क्या है कि सिंपल वन लीनियर फॉर्म हम इसको बोल सकते हैं। अब इसी को हम लोग क्या कर दें कि 2D में डाल दें या 3D में डाल दें, तब इसके पास में क्या होता है, फोर्स का वैल्यू। तो देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस को ले रहे हैं। 3 डायमेंशनल स्पेस लेने का सेंस ये है कि यहाँ पर x एक्सिस, y एक्सिस और ये हमारा रहा z एक्सिस। यहाँ का कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या होगा, 0 0। अब देखिए बच्चों, हमारे पास में 2 चार्जेस हैं। अब 2 चार्जेस सपोज करें कि यहाँ पर हमारे पास में Q1 है और यहाँ पर हमारे पास में चार्ज क्या है, Q2 है। Q1 और Q2 2 चार्ज होने के कारण अब यहाँ पर देखिए, ये 2 चार्जेस क्या हैं, या तो हम इसे बोल दे 3 डायमेंशनल में है या इसे हम बोल दे स्पेस पे है।
अब यहाँ पर होने के कारण क्या है कि इसके पास में सपोज करिए कि ये Q1 के लिए इसका ओरिजिन से डिस्टेंस या पोजीशन वेक्टर क्या है, हमारे पास में वेक्टर R1 है, और यहाँ का पोजीशन को हम क्या बोले, यहाँ के पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, और यहाँ के पोजीशन को हम क्या बोल रहे हैं, B बोल रहे हैं। अब सोचिए कि ये Q1 के बीच का जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास में क्या है, R2 है, और ये थर्ड वेक्टर जो है ये रहा। अब देखिए हम लोग इनिशियली पढ़ चुके हैं कि कूलम्ब्स लॉ के कारण, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज F इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। अब सोचिए ये जब हम पढ़े थे कि जब हमारे पास में चार्ज, हमारे पास में क्या था, ये रहा मेरा पोजीशन A और ये रहा मेरा पोजीशन B पर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ये था और ये हमारा F लग रहा था। लेकिन अब हमारे पास में ठीक इसका डिफरेंट फॉर्म है। यहां पर अब सोचिए कि चार्ज हमारे पास ये रहा Q1 और ये रहा हमारे पास में Q2, लेकिन यहां पर देखिए Q1 और Q2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस R हमें पता था, लेकिन यहां पर AB का बीच का डिस्टेंस हमें पता नहीं है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस AB वेयर पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 इज R1 एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द चार्ज Q2 इज R2। तो देखिए हम लोग 11th क्लास में क्या पढ़े थे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर किसी एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल अगर एक पॉइंट पर कोइंसाइड करता है तो ये थर्ड वेक्टर जो होता है वो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। इट मीन्स अगर यहाँ पर वेक्टर A है और ये मेरा वेक्टर B है और ये दोनों वेक्टर, देखिए वेक्टर A का हेड और वेक्टर B का टेल यहाँ पर इस पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहा है, तो ये वाला थर्ड वेक्टर हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट कहने का सेंस क्या है कि वेक्टर R इक्वल टू में वेक्टर A प्लस में वेक्टर B। अब दोस्तों देखिए इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं। अब हमारे पास में देखिए इनिशियली हमारे पास में क्या था, एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट रहा, जहां पर हमारे पास में ये Q1 Q2 दो चार्जेस है। अब देखिए पोजीशन वेक्टर R1 R2 और ये इसको हम सपोज करिए कि R3 लेट कर लेते हैं। R3 हमने इसको क्या कर लिया, लेट कर लिया। R3 लेट करने के बाद में अब देखिए, अब यहां पर देखिए एक वेक्टर का हेड, यानी कि अगर इस जगह का नाम हम बोल दें O, तो ये एक तरह का ट्रायंगल का फॉर्म कर रहा है। ये हमारा क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। और इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, देखिए कि वेक्टर OA और वेक्टर AB, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल एक पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहा है, तो ये थर्ड वेक्टर क्या होगा हमारे पास में, रिजल्टेंट होगा। इट मीन्स अब हम चल सकते हैं इन ट्रायंगल OAB। अगर इन ट्रायंगल OAB में हम चले तो हमारे पास में क्या होगा, अब देखिए वेक्टर OA प्लस में वेक्टर AB इक्वल टू में वेक्टर OB। बच्चों हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से हमने क्या फाइंड आउट किया, अगर किसी वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल एक पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाए तो थर्ड वेक्टर हमारे पास में क्या है, रिजल्टेंट है। तो देखिए यहां पर ये ट्रायंगल रहा OAB, तो एक वेक्टर OA जो है वेक्टर क्या हो गया R1, और इसका देखिए हेड और दूसरा वेक्टर R3 का टेल एक पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहा है, तो ये R2 हमारे पास में क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। इसलिए हमने लिखा वेक्टर OA प्लस में वेक्टर AB इक्वल टू में वेक्टर OB। अब इसे हम वैल्यू डाल दें, तो वैल्यू जैसे हम लोग पुट करेंगे तो OA का वैल्यू हमने क्या डालेंगे, वेक्टर R1, और AB का वेक्टर हम लोग क्या डालेंगे, R3 इक्वल टू में वेक्टर R2। अब देखिए
हम लोग जब पढ़े थे कुलम्स लॉ, ठीक है, तो हमारे पास में क्या क्या मिल गया था। देखिए एफ का वैल्यू फाइंड आउट करना था, ये वाला पार्ट हमारे पास में क्या था, कांस्टेंट, ये हमारे पास में चार्ज था, तो देखिए हमारे पास में Q1 Q2 मिल गया, और ये हमें डिस्टेंस r का वैल्यू यहाँ से हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था, और यहाँ पर हमारे पास में क्या है, वही R3 है। तो R3 का वैल्यू अब हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, R3 इक्वल टू में अब हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो अब जब जैसे ही हम लोग वेक्टर R3 का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड कर दें, तो अब हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, हमारे पास में फार्मूला क्या था, एफ इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर। तो देखिए अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, देखिए Q1 के जगह पर Q1 लिखेंगे, Q2 और R के जगह पर अब हमारे पास में क्या था, R3, वेक्टर R3 का स्क्वायर और यहाँ पर वेक्टर R3 का यूनिट वेक्टर। अब देखिए अब हमारे पास में वैल्यू क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। अब यहाँ देखिए R3 का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, R2 माइनस R1, और यहाँ पर R3 का वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1। अब इसको हम सॉरी, या इसे आप ऐसे लिख लीजिए, वेक्टर R3 का तो देखिए हम लोग अभी फाइंड आउट क्या कर लिए, एफ इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। अब यहाँ पर R3 के जगह पर जो था हमने वैल्यू पुट कर रहे थे, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, R स्क्वायर, और ये रहा हमारा यूनिट वेक्टर। अब देखिए अब हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू में क्या होता है, वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो अब इसी तरह से R3 का अगर हम लोग वैल्यू अगर फाइंड आउट करें, तो R3 इक्वल टू में हमारे पास में क्या है, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R2 माइनस R1। अब हम फाइनल वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो देखिए मेरे पास में फाइनल वैल्यू आएगा, एफ इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर इंटू में अब R3 यूनिट वेक्टर के जगह पर हम इतना पुट करेंगे। तो मेरे पास में क्या है, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R2 माइनस R1। अब मेरे पास में फाइनल वैल्यू क्या है, एफ इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R2 माइनस R1 का होल क्यूब और R2 माइनस R1। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कुलम्स लॉ। बच्चों कल हम लोग इसी फॉर्मूला को हमने एक लाइन में हमने लिखा था कि जब हमारे पास में ये चार्ज Q1 पोजीशन A पर था और ये हमारा चार्ज पोजीशन Q2 B पर था, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R हमारे पास में था तो और ये F लग रहा था, तो हमने क्या फाइंड आउट किया था, F इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, और यहाँ पर हमने दिया था R यूनिट वेक्टर। अब सोचिए आज हमारे पास में क्या डिफरेंस है, और इसी को हम लोग ये किए थे, एफ इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई RQ इंटू में ये। तो आज हमारे पास में देखिए ये एफ सेम, अब देखिए अगर इसको हम 1 डायमेंशनल में रखते हैं तो केवल हमारे पास में एक सिंगल डिस्टेंस की जरूरत होता है, लेकिन जैसे ही अगर इसे हम 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल, जैसे यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया 3 डायमेंशनल में, तो हमारे पास में पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ता है। और ये कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना था क्लास 11th में, इसलिए बच्चों आप लोग क्लास 11th को कभी भी मिस नहीं करिए।
तो अभी हम लोग देखें वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। नाउ वी स्टार्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या मल्टीपल फोर्सेस ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब सोचिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहने का सेंस क्या है, एक ही पोजीशन पर हमको फिक्स हो जाना है, या मल्टीपल फोर्सेस ऑफ चार्जेस ऑन अ चार्ज। अब सपोज करिए कि यहां पर एक चार्ज हमने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया, और इस प्लस क्यू चार्ज के अराउंड में एक चार्ज यहां पर है जिसके हम बोल रहे हैं Q1, दूसरा चार्ज यहां पर Q2, तीसरा चार्ज Q3, चौथा Q4, और यहां पर चार्ज है Q5। यहां का डिस्टेंस अगर हम बोल दें तो यहां का वेक्टर R1, यहां का R2, R3, R4, R5। अब हमें ऐसा बोल दे कि फाइंड द फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q, सॉरी फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q। अब बच्चों अब सोचिए अभी तक हमने क्या किया था, कूलम्स लॉ को हमने स्टडी कर लिया, ठीक है, जिसमें हम लोग देखें कि किसी भी तरह से दो चार्ज और उसके बीच का अगर डिस्टेंस पता चल जाए तब हम उसके बीच का फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। तो अब यहां पर देखिए कि अब हमारे पास में क्या रखा है कि एक चार्ज जो है प्लस क्यू चार्ज जो है हमारे सेंटर पे है ये, और इसके अराउंड में एक चार्ज ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा। तो ये सोचिए कि मल्टीपल फोर्सेस ऑन अ चार्ज या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, ये कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि आप क्या कर लीजिए कि इस Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 के कारण कितना फोर्स इस पे लग रहा है, भैया ये कितना प्रेशराइज हो गया। अब इसका प्रेशर को हम लोग निकाल लें तो हमारा वैल्यू निकल जाए, और इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द चार्ज। तो अब सपोज करिए कि इसके कारण अगर हम F का वैल्यू, अभी हम लोग पढ़े थे F इक्वल टू में क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। तो अब Q1 के जगह पर हम यहाँ पर क्या डालेंगे, Q, और यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे, Q1/R1 का स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग निकाल लें, इसे हम F2 बोल दें, F2 इक्वल टू में क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में Q2/R2 का स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो क्या होगा हमारे पास में, F3 इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में Q3/R3 का होल स्क्वायर। यहाँ फाइंड आउट करें तो हमारे पास में क्या होगा, F इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में Q3/R4 का स्क्वायर। यहाँ अगर हम लोग फाइंड आउट कर लें तब हमारे पास में क्या हो जाएगा, F इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में Q5/R5 का स्क्वायर। अब सोचिए कि अब यहां पर हमारे पास में सवाल क्या है, नेट, या इसी को हम लोग बोल सकते थे क्या चीज, टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q। तो अब टोटल फोर्स को हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे को हम ऐड कर दें, यानी कि नेट फोर्स को अगर हम क्या बोल दें, यानी कि नेट फोर्स इक्वल टू में F इक्विवेलेंट इक्वल टू में क्या होगा, F1 प्लस में F2 प्लस में F3 प्लस में F4 प्लस में F5। अब सोचिए अब आपके पास में क्या है, F1 का वैल्यू है, F2 है, F3 है, F4 है, और F5 भी हमारे पास में है। अब हम सारे का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दें, और इसका हम F इक्विवेलेंट का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या किया, नेट फोर्स का वैल्यू हमने क्या किया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने क्या किया, सारे फोर्स को क्या कर दिए, ऐड कर दी। ऐड करने के बाद में हमने क्या किया, सारा का वैल्यू पुट कर दिया। देखिए F1 के जगह पर हमने क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q1/R1 का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखिए सारी जगह पर ये क्या है,
आप देखिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, हर जगह कॉमन है। इसी कारण हमने क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। सिमिलरली Q Q Q ये भी हमारे पास में क्या है, कॉमन है, इसे हमने बाहर निकाल लिया। और जो ये रहा, तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को अगर बोर्ड में अगर सपोज करिए कि ऐसा दे दे कि ये हमारे पास में क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर होने के साथ में क्या कर दे, अगर सपोज करिए कि यहाँ पर ये +Q चार्ज दे दे और यहाँ पर Q1 दे दे और ये Q2 रह जाए और ये Q3 रह जाए, और सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये R1 बोल दे, ये R2 बोल दे और ये हमारे पास में R3, क्या हम लोग इस पे फोर्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नाउ वी डिस्कस लिमिटेशन ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। बच्चों देखते हैं अब हमारे पास में लिमिटेशन क्या है। अब सोचिए ये लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कल हम लोग जो अभी तक हम लोग पढ़े, F = में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r²। तो ये क्या था, ये दो चार्ज के बीच का फोर्स का वैल्यू बतला रहा था। तो देखिए यहाँ पर ये r² क्या है, यहाँ पर अगर F का वैल्यू देखें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसका, 1/r² का, यानी कि इट मीन्स इट्स फॉलो इनवर्सली लॉ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल लॉ। सेकेंड, it is valid for point charges and also valid for short distance.